हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल एजीके सागर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। जीके जीएस के अलावा सारे प्रश्नों को हम स्किप करेंगे। तो बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने दूसरे प्रश्न से। दूसरा प्रश्न कहता है कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो पैंजिया नाम दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिए। वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो पैंजिया। कहने का मतलब हुआ कि वेगनर एक व्यक्ति हैं। उनका मानना था कि पृथ्वी के जो जितने भी सभी महाद्वीप हैं ना, वो एक विशाल महाद्वीप स्थलखंड था, यानी बहुत बड़ा था, जिसका एक ही नाम था क्या? तो पैंजिया। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की है? तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की है? तो हो जाएगा रैमजे मैकडोनल्ड। ऑप्शन सी। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा रैमजे मैकडोनल्ड। अगला प्रश्न है, अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि अदिश राशि किसी प्रक्रिया में सदैव सुरक्षित रहती है। गलत है। अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ये भी गलत है। अदिश राशि बीमाहीन होती है। ये भी गलत है। अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता। ये सही है। अदिश राशि के बारे में ऑप्शन जो डी है ये सही है। अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता। ये सही है। चलिए 9वें प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। यानी जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन है? तो वह ओसाका। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र ओसाका। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी प्रशासक नियुक्त किया था? तो वह है अली मर्दान। ऑप्शन सी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। किसको? अली मर्दान को। अगला प्रश्न है कि उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। नाभिकीय संलयन जो है उसका अभिलक्षण नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए देखते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तारों तथा हाइड्रोजन बम में होती है। ये सही है। ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो सूर्य तारा और हाइड्रोजन बम में होती है। इसके लिए क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं होती। ये भी सही है। नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व मिलकर भारी तत्वों का निर्माण करते हैं। ये भी सही है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो हल्के तत्व होते हैं वो मिलकर के भारी तत्व का निर्माण कर देते हैं। ऑप्शन डी कहता है कि यह कम ताप यानी कमरे के ताप पर होती है। यानी कमरे के जो ताप है ना उसमें मतलब कम होती है। यह कम ताप पर होती है। ये ऑप्शन डी जो है ये नाभिकीय संलयन के जो अभिलक्षण होते हैं उसके बारे में सत्य नहीं, यानी गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? तो वो है चित्तौड़। ऑप्शन डी। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है पुनः नामकरण किया खिजराबाद। किसका? तो चित्तौड़ का। मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? तो 7। ऑप्शन बी हो जाएगा। मटर के पौधों पर अध्ययन के लिए, ठीक ना, या अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? तो 7 हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? यानी जो बिहार विधानसभा की जो लोक लेखा समिति है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है। ये सही है। ऑप्शन ए ही सही है। तो और भी प्रश्न को हम नहीं देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? यानी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार सबसे पहले कब? तो 2000 में। ठीक है, बट मात्र 7 दिन के लिए ही बने, लेकिन प्रथम बार तो बने ना। तो कब से कब तक बने थे? तो 3 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक। ठीक ना, 3 मार्च से लेकर के 10 मार्च 2000 में बने थे। मात्र 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री। इनके पास बहुमत नहीं था इसलिए त्यागपत्र देना पड़ गया फिर। ठीक है, ये पहली बार जो विधायक बने थे वो बने थे 1985 में। ठीक है, नीतीश कुमार पहली बार विधायक कब बने थे? 1985 में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? यानी सिली भवन प्रक्रिया जो है वो किससे संबंधित है? चट्टानों के निर्माण से, चट्टानों के विघटन से, चट्टानों के अपक्षय से। तो चट्टानों के अपक्षय से संबंधित हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सिली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? चट्टानों के अपक्षय से।
अगला है कि भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है, यानी भारत निर्माण योजना का घटक कौन नहीं है। तो कृषि विपणन, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ग्रामीण दूरसंचार ये भारत निर्माण योजना का घटक है, ठीक ना। ग्रामीण आवास भी घटक है, ग्रामों का विद्युतीकरण भी भारत निर्माण योजना का घटक है। ये तीनों, दूरसंचार, आवास और विद्युतीकरण। लेकिन कृषि विपणन ये भारत निर्माण योजना का घटक नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे, यानी खंडित चर किसको मानेंगे। ऊंचाई को, वजन को, या मजदूरों को दी गई मजदूरी, एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या। तो एक परिवार में जो व्यक्तियों की संख्या, इसको हम खंडित चर मानेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो मानव जाति में लिंग का निर्धारण एक्स वाई है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ये जो है कभी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था। अच्छा, यहाँ पे देखिए राष्ट्र संघ की बात हो रही है, तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। ये राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1920 को, याद रखिए 10 दूनी 20, 1920 को। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 10 जनवरी 1920 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा ऑफ, ठीक है, याद रखिए जेनेवा में। अगला प्रश्न कहता है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, यानी जो इंसुलिन हार्मोन है उसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, तो वह डाइसल्फाइड बंध। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और, ध्यान दीजिए, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है। वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण, तो वह हो जाएगा स्पिनिंग म्यूल। ऑप्शन बी। कौन सा मशीन है, कौन सा मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है, तो स्पिनिंग म्यूल। अगला प्रश्न है कि हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पृथ्वी पर जीवन हरित गृह प्रभाव के कारण ही संभव है, बिल्कुल ये तो सही है, ठीक है। सही नहीं है, ये चुनना है। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो कि पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, बिल्कुल पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है हरित गृह। अगला है हरित गृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है, ये सही नहीं है। हरित गृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है, कहने का मतलब है कि हरित गृह जो है गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन करता है, ये गलत है। अगला है कि हरित गृह गैसों का वायुमंडल में ज़्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है, तो ये भी सही है, ऑप्शन डी। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देखिए 40 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहता है कि जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था, तो सिंहल द्वीप। ध्यान रखिए, जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से, तो सिंहल द्वीप, ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, यानी जो परजीनी गाय रोजी है इसमें कौन सा प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन है, तो मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही, तो सी, अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक ना। अगला प्रश्न है डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं बकवास उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी, ठीक ना। डीएनए के जो एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन है उसको हम लोग बकवास उत्परिवर्तन कहते हैं। देखिए ये करंट है, तो इसको स्किप करेंगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 49 नंबर में है कि मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए। ठीक है, देखिए इसको ध्यान रखिएगा, लंबे एवं बौने कह रहा है, तो लंबा बड़ा हो गया, बौना छोटा हो गया, तो बड़ा लंबा माने बड़ा, बौना माने छोटा, तो बड़ा छोटा कौन है, बड़ा छोटा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 3-1, ऑप्शन बी। ठीक है, ये एक टेक्निक है याद करने का, ठीक है। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है, तो बहुलवादी जो विचारधारा है ना वो किसको समर्थन करती है, तो राज्य के अधिकारों को सीमित करने का, राज्य के जो अधिकार है उसको सीमित करने का जो है
समर्थन करती है कौन? तो बहुलवादी विचारधारा। देखिए 51 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा ऐसा जो पुरातात्विक स्थल है जो संबंधित नहीं? तो राखी घाटी तो संबंधित है, सूर्यकोटदा संबंधित है, कालीबंगा भी संबंधित है, लेकिन आहड़ जो है ना ये सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है। अगला 54 नंबर प्रश्न है कि परिवर्तनशील विनिमय की दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। यानी जब भारतीय मूल्य, देखिए जो भारतीय रुपये हैं उसके मूल्य में गिरावट हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? रुपये का मूल्य ह्रास। ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है ये पूछ रहा है, तो कृषि भूगोल। ठीक ना, मौसम विज्ञान भौतिक भूगोल की एक शाखा है, जैव भूगोल ये भी भौतिक भूगोल की एक शाखा है, समुद्र विज्ञान ये भी भौतिक भूगोल की एक शाखा है, लेकिन कृषि भूगोल भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता? तो संवैधानिक मामला है तो उसमें अपील स्वीकार किया जा सकता है, दीवानी मामलों में भी, फौजदारी में भी, लेकिन सैन्य मामलों में अपील ये जो है हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता? तो वह है सैन्य मामलों में। 58 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को लगता होगा कि बीच बीच में प्रश्न जो हैं कुछ स्किप हो जाते हैं, तो वैसे प्रश्न होते हैं जो मैथ से हों या फिर हिंदी से हों, तो उसको हम स्किप करते हैं। जैसा कि शुरुआत में ही कहा था मैंने कि हम जीके जीएस के ही प्रश्नों को देखेंगे, उसके अलावा सारे प्रश्नों को स्किप करेंगे। तो आइए अगले प्रश्न पे 60 नंबर में है कि फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है कौन सा? तो फिनाइल पायरुविक अम्ल। ठीक ना, देखिए फिनाइल, ध्यान दीजिए, फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी, इसके जो मूत्र होते हैं ना उसमें उत्सर्जित होने वाला कौन सा अम्ल है? तो फिनाइल पायरुविक अम्ल। ऑप्शन ए। देखिए 61 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी राज्यसभा, देखिए एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो इस राज्यसभा की बात हो रही है कि राज्यसभा के जो सभापति होती है, ये जो राज्यसभा के सभापति होते हैं यानी उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपसभापति, ये दोनों अगर अनुपस्थित रहते हैं तो इस सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य, कोई भी एक सदस्य जो है उसकी अध्यक्षता कर देगा। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? 32 ग्राम। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम। 64 नंबर प्रश्न है, ग्रहों की गति के केपलर के नियमानुसार, ठीक ना, कौन सा सही है इसमें? तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर गोलाकार कक्षा में परिभ्रमण करता है। ठीक ना, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर गोलाकार कक्षा में परिभ्रमण करता है। अच्छा आगे, सूर्य से निकट होने की तुलना में जब ग्रह सूर्य से दूरी पर होते हैं तो वे अधिक तीव्रता से गति करते हैं। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। हाँ, केपलर के अनुसार ये सही है। ठीक ना, उसके केपलर के जो नियम है उसके अनुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 65 नंबर प्रश्न है, समग्र पूर्ति निर्भर करती है। तो समग्र पूर्ति किस पर निर्भर करती है? कीमत स्तर पर, अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता पर, लागत के स्तर पर। तो सभी हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए 1, 2 और 3 सही है। सभी समग्र पूर्ति जो है ना ये तीनों पर निर्भर करती है, कीमत के स्तर पर भी, अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता पर और लागत के स्तर पर। अगला 66 नंबर प्रश्न है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का क्या होगा? मूल्यह्रास होगा। जब विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगा तो भारतीय मुद्रा का मूल्यह्रास हो जाता है। बामर श्रेणी व लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्यों का अनुपात होता है। देखिए बामर और लाइमैन, ऐसे देखिए लाई वगैरह 5 रुपये मिलता है ना, तो बाद में आ रहा है लाई, तो बाद वाला होगा 5। ऑप्शन सी 27/5 है ना।
27/5 हो जाएगा ऑप्शन सी। बामर श्रेणी व लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य का अनुपात, पहले बामर श्रेणी है तो 27, उसके बाद लाइमन श्रेणी तो 5। 68 नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत बार रिपीट किया गया है। कह रहा है कि निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। यानी जो प्रस्तावना है प्रियम्बल, वो जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। तो किस मामला में कहा था उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने? तो बेरुवाड़ी यूनियन वाद, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, बेरुवाड़ी। 69 नंबर प्रश्न है, लैक प्राचा लेक यानी ओपेरॉन बना है, किससे बना है? तो एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से, ऑप्शन ए हो जाएगा। लैक प्राचा लेक किससे बना है? एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी एनपीपी लागू की गई? तो एनपीपी 2000 में लागू हुआ है, तो फरवरी 2000, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन इमैनुअल कांट, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो निहारिका परिकल्पना है उसका प्रतिपादन कौन किया था? इमैनुअल कांट, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आते हैं अपने नेक्स्ट जीके के प्रश्न पे। 74 नंबर, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? यानी कौन से देश से लिए गए हैं संसदीय लोकतंत्र और न्यायिक सर्वोच्चता? तो संसदीय लोकतंत्र जो है ये ब्रिटेन से लिए गए हैं, ठीक ना, और ये जो न्यायिक सर्वोच्चता है ये लिया गया है यूएसए यानी अमेरिका से, तो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन एवं न्यायिक सर्वोच्चता कहाँ से? तो यूएसए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कयांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो कयांतरित चट्टान नहीं है कौन? तो देखिए, पहला ऑप्शन है पट्टी तासमीय, ये तो कयांतरित चट्टान का उदाहरण है, सॉरी तो यहाँ पे ये नहीं होगा, माने ये तो कयांतरित चट्टान का उदाहरण है। स्लेट भी कयांतरित चट्टान है, साइनाइट भी, ये भी कयांतरित चट्टान है, लेकिन हाइलाइट ये कयांतरित चट्टान नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाइलाइट ये कयांतरित चट्टान नहीं है। बाकी पट्टी तासमीय, स्लेट और साइनाइट ये सभी क्या हैं? कयांतरित चट्टान। अगला 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता? तो वह जेलिनेक, ऑप्शन ए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता? तो जेलिनेक। अगला प्रश्न है, जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा होती है एक दिशीय 5 से 3, ठीक ना, ऑप्शन ए। 78 नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? यानी अनुच्छेद 249 जो है इसके अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 81 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? तो हरमंटन तो उष्ण और शुष्क है, सिराको भी उष्ण और शुष्क है, जोंडा भी उष्ण और शुष्क है, लेकिन बोरा उष्ण और शुष्क नहीं है, इटली में बहता है। ये जो पवन है ना, इटली में बहने वाली पवन है बोरा। निम्नलिखित में से कौन तृतीय कल्प का युग नहीं है? तृतीय कल्प का युग नहीं है तो अत्यंत नूतन, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तृतीय कल्प का युग नहीं है, अत्यंत नूतन। 85 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो रंगून, जो कि म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? म्यांमार, ठीक ना। अच्छा, म्यांमार जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, यह भारत से कब अलग हुआ? तो 1935 में, ठीक है, याद रखिए, बर्मा अलग हुआ था भारत से 1935 में। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में किसको बढ़ावा देता है? तो स्थिरता को बढ़ावा देता है। फिर से देखिए, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में किसको बढ़ावा देता है? स्थिरता को। देखिए यहाँ पे ये हिंदी का प्रश्न है तो इसे स्किप करते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं क्या? तो पृथुतापी, ऑप्शन डी। वैसे जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर लेते हैं उसे हम कहते हैं पृथुतापी। अगला प्रश्न है,
ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ग्रीस यानी यूनान। ड्रेकॉन के जो कानून हैं वो किस सभ्यता से संबंधित है? ग्रीस यानी यूनान। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? देखिए बहुत सारे दोस्त जो हैं ऑप्शन एक कर देंगे वास्को डी गामा, चूँकि 1498 में वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की थी, यानी भारत की जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज की थी। कौन? तो वास्को डी गामा ने कहा 1498 में। और यहीं जो है केप ऑफ गुड होप होकर जो है आया था, यानी केप ऑफ गुड होप एक रास्ते का नाम है, यानी मार्ग का नाम है, इसी रास्ते से आया था। लेकिन इसका खोज जो है ना केप ऑफ गुड होप वो किसने खोजा? तो हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू डियाज। तो ये थे आज के हमारे जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।